हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का चैप्टर 3 दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम समझना पड़ेगा क्या होता है। तो इसके लिए एक इंट्रोडक्शन है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में कुछ रिसर्च की, अपनी कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिया, अपनी थ्योरीज बताई उन्होंने। तो फर्स्ट थे महर्षि कनन। उन्होंने उसको बोला परमाणु। उन्होंने क्या बोला, परमाणु उन्होंने एक नाम दिया जिसे आज हम एटम बोल रहे हैं। उन्होंने हिंदी में क्या बोला था, उसको परमाणु बोला था। क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी मैटर को स्मॉलर फर्दर स्मॉलर हम उसको डिवाइड करते रहेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा पार्टिकल हमें मिलेगा। उसको उन्होंने नाम दिया है परमाणु। ठीक है। सेकंड थे पाकुदा कत्यायामा। उन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। उन्होंने क्या बोला, जो वो पार्टिकल्स हैं जिनको इन्होंने नाम दिया परमाणु, उसको उन्होंने ये बोला है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली क्या रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो वो कंबाइंड किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ में मिलकर कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी क्या सेम बात बोली जो परमाणु महर्षि कनन ने बोली थी। इन्होंने भी सेम ही बात बोली है कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। तो डेमोक्रिटस ने उसको नाम दिया एटम। उसके बाद आए हैं एंटोनी एल लेवोसियर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जब रिसर्च करते रहे ना साइंटिस्ट, तो एंटोनी एल लेवोसियर ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये दो लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के एटम के बारे में, तो वो उन्होंने बताए हैं हमें। ठीक है। तो ये इन्होंने एंटोनी एल लेवोसियर ने किसके साथ मिलके बताए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए हैं जोसेफ के साथ में मिलके। ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो लेवोसियर ने, जोसेफ, इन दोनों ने मिलके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। तो सो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें क्या समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन, किसी चीज का कंजर्वेशन, किसी चीज को उतना ही रहना, मास का कंजर्वेशन। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is in a chemical reaction mass of reactants remain conserved, or in a chemical reaction total mass of product is equal to the total mass of reactants। मतलब जो reactants का मास है, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, आपको मास के अंदर क्लोज करना है क्योंकि यही उसमें आपको लिखना, चेंज नहीं करना क्योंकि ये पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दी गई है साइंटिस्ट ने दी है। तो एक केमिकल रिएक्शन में मास का जो रिएक्टेंट्स का मास रहता है वो कंजर्व्ड रहता है, या फिर उन्होंने क्या बोला, इन केमिकल रिएक्शन जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल हो जाता है, रिएक्टेंट के मास के इक्वल रहता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है बी सब्सटेंस के साथ एंड गिव्स C+D। तो मान लो इसका 15 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, तो कितना हो गया, 15 and 20 35 ग्राम। तो चाहे इसका 5 ग्राम रह जाए और ये 30 ग्राम हो जाए, रहेगा कितना, टोटल 35 ग्राम ही रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज A+B गिव्स AB। सपोज ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 20 ग्राम्स। तो जो ए बी प्रोडक्ट आएगा वो टोटल ही कितना आएगा, 20 ग्राम्स आएगा। तो जो मास है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 20 ग्राम्स है और यहाँ पे 18 आ गया या यहाँ पे 25 आ गया, वो हमेशा इक्वल रहेगा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या बोलता है, all pure sample of a same chemical compound contain the same element combined together in a same proportion by mass। जो हमारा प्योर एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सैंपल है किसी भी चीज का, तो उसमें चाहे वो हमें कहीं से भी मिल रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर हमें लेक से भी मिल सकता है, वाटर हमें ओशियन से भी मिल सकता है,
वाटर हमारा टैप वाटर हो सकता है, मिनरल वाटर हो सकता है, बट इसमें क्या रहेगा, सब में जितने भी टाइप के वाटर आप ले आओ कहीं से भी, वाटर का जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 1:8 रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में, प्रोपोर्शन में वो कंबाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कोल बर्न करो, पेपर बर्न कर लो, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो भी वही रहेगा। वुड बर्न करो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर रहे हैं, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:8 की रेशियो में ही रहेगी, उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, नो मैटर कि वो आपको कहाँ से मिल रही है। सेकेंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वाटर बनाते हैं मिलके 1:8 की फॉर्म में रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी ले आओ। ऐसे ही सेम अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये मैंने नहीं लिखे, इनके नेम आपको पता होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। ये CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया होता है। तो अमोनिया का जो रेशियो होता है वो रहता है 14:3। तो 14:3 अमोनिया आप कहीं से भी ले आओ, कहीं पे भी मिले, नेचुरली आप बना रहे हो, अगर थोड़ा सा भी रेशियो चेंज हो गया ना तो वो अमोनिया नहीं रहेगा। तो अगर अमोनिया है दैट मीन्स वो 14:3 की प्रोपोर्शन में ही रहेगा। तो ये थे हमारे दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे। ये लॉ आपको एज इट इज लिखने हैं, नो चेंज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ मास, मास उतना ही रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, सेम मास के प्रोपोर्शन में रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर 1 ग्राम पे 8 ग्राम डलेगा ना दूसरा, तो वो 1 ग्राम पे 8 ग्राम ही डलेगा, तभी वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड मान लो 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो वो उतनी रहेगी, वरना अगर प्रोपोर्शन चेंज दैट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास आर द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ा कि एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप एटम को इस तरीके से भी समझ सकते हो, सपोज आपका घर है, या हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते ना, बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते थे, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमने बिल्डिंग बना दी, उससे हमने कोई भी बिल्डिंग बनाई मान लो, तो वो क्या हो गई, वो एक पूरा मैटर है। जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पीसेस में सारे तोड़ दिए, तो जो एक पीस बचा वो क्या, हम उसको बोल सकते हैं एटम, क्योंकि अब आप उसको और नहीं तोड़ पाओगे, है ना। देखो अब इतना इमेजिन मत कर लेना कि हाँ हम तो उसको तोड़ देंगे, हम उसको पिघला देंगे। अभी आप सिर्फ उसको इमेजिन करो कि वो पूरा मैटर था, आप उसको तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, ब्रेक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक एक आपने उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल दिए, तो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक बचा वो क्या है, एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, उससे स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करते कि उसमें क्या है, डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने क्या बोला कि क्या होता है एटम के बारे में, देखते हैं उन्होंने क्या बोला। नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ कि डाल्टन क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने एक थ्योरी दी है अपनी, जिसमें उन्होंने क्या बताया, एटम के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने क्या बताई है, कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बोले हैं कि एटम के बारे में जो जो बोला है वो ये है। तो उन्होंने फर्स्ट क्या बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं वो क्या बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि बहुत छोटा पार्टिकल है जिससे मिलके क्या मैटर बनता है, वो क्या है, उसका नाम एटम। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। सेकेंड उन्होंने बोला कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, जो कि हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो जो एटम है वो इतना छोटा है कि वो केमिकल रिएक्शन में ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा,
इसका मतलब वैसा ही रहेगा जैसे अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो उसमें हमने क्या बोला था कि वो जो मान लो A प्लस बी है गिव्स ए बी, तो ये मिलके अगर 10 ग्राम मिलके 20 ग्राम बना रहे हैं तो वो उतना ही रहेगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट उन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स में बताए थे, तो उसका फर्स्ट लॉ हम बोल सकते हैं कि ये है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी shows or gives first law of conservation of first law of chemical combination या फिर law of conservation of mass, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको वो postulates ये लिखना पड़ेगा कि सेकंड postulate था और ये इसमें बोला गया था, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको मिल जाए कि क्या क्या थे postulates। Third point is atom in a given element are identical in mass and chemical properties। एक एटम एक गिवन एलिमेंट में जो एटम है उसकी जो सभी जो एटम होंगे सबकी आइडेंटिकल होंगे सारे, ठीक है। मास में आइडेंटिकल होंगे, सबका मास सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। फोर्थ इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। डिफरेंट एलिमेंट के एटम का डिफरेंट मास रहेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। सेम एलिमेंट का आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और मास भी, डिफरेंट का डिफरेंट रहेगा। फिफ्थ इज एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जो एटम कंबाइन होते हैं, जो प्रोपोर्शन वाली हमने बात पढ़ी थी, वो स्मॉल होल नंबर में हमेशा प्रोपोर्शन में रहेंगे, हमेशा उनका जो रेशियो रहेगा स्मॉल, ऐसे नहीं हो सकता मान लो यहाँ पे है 15 और 3, ये तो स्मॉल होल नंबर नहीं हुआ ना। होल नंबर ठीक है, होल नंबर है बट स्मॉल नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो, क्योंकि हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5:1, तो ये 5:1 हो जाएगा। हम 15:3 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। 5:1 स्मॉलेस्ट होल नंबर में रहता है हमेशा। तो एटम जो कंबाइन हो रहा है उनका जो रेशियो रहेगा होल नंबर में रहेगा, स्मॉल होल नंबर में, टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना CO2 के बारे में, H2O के बारे में, ये 1:8 था, 3:8 था। अमोनिया पढ़ा था NH3, ये 14:3 था। तो ये अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब 14 और 3 के टेबल का कोई मतलब ही नहीं है, ये इससे हो ही नहीं रहा डिवाइड, है ना। ये इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर ही नहीं पा रहे इससे। तो ये क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है इसके लिए, तो उसी में वो कंपाउंड बनाने के लिए उसी में रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कंपाउंड है, CO2 इज कंपाउंड, क्योंकि वो दो एलिमेंट को मिलके बना है, C और O, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन। Sixth postulate is the relative number and kinds of atom are constant in a given compound। जो नंबर रहेगा, रिलेटिव नंबर रहेगा, मतलब ये जो नंबर है, ये रेशियो में जो नंबर है और जितने एटम है उसमें, वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन जैसे इसमें आएगा वैसे इसमें भी आ सकता है। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरीके से, लाइक which postulate of which postulates of Dalton atomic theory, Dalton's atomic theory represent law of conservation of mass and law of constant proportion। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर बताना पड़ेगा क्या, कि दैट सेकंड postulates of Dalton atomic theory represent the law of conservation of mass and this is the postulate, आपको ये लिखना पड़ेगा। देन आप लिखोगे
Next is 6 postulates of the Dalton atomic theory represent the law of constant proportion and this is the postulate. ठीक है, आपको ये और ये दोनों लिखने पड़ेंगे. तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया है, लॉ पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की है. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में. एटम क्या होता है, कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.